बड़ी खबर आई बंगाल से। बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी के लिए गई ईडी की टीम पर हमला हो गया। ईडी की टीम पर उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में अटैक हुआ। ईडी की टीम वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के हमले की वजह से कार्रवाई रुक गई। हमले में ईडी के 5 अधिकारी घायल हो गए। एक अधिकारी की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही है। बंगाल में राशन घोटाले के मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में जांच के लिए ईडी के अधिकारी बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव पहुंचे और वहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने वाले थे। लेकिन तभी बहुत सारे लोग शोर करते हुए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंच गए। ये भीड़ संदेशखाली गांव के लोगों की थी, जो गुस्से में शाहजहां शेख के घर की ओर बढ़ी। इन लोगों ने अपने हाव भाव से ये जता दिया कि ये ईडी को छापा नहीं मारने देंगे। इन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची है, ये सीधा उनके घर पहुंच गए। कोई शोर मचा रहा था तो कोई ईडी को सीधी चुनौती दे रहा था। ईडी से नाराज दिख रहे इन लोगों के तेवर काफी आक्रामक थे। ये ईडी की टीम के आगे दीवार की तरह खड़े हो गए और देखते ही देखते बात सुरक्षा कर्मियों के हाथ से निकल गई। संदेशखाली गांव के इन लोगों में महिलाएं भी थी, जो ईडी से लड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों तक धक्का मुक्की करने लगी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। संदेशखाली गांव की इन महिलाओं ने उंगली दिखाते हुए ईडी के एक्शन का विरोध किया। इस बीच सुरक्षा कर्मी भीड़ को काबू करने के लिए जूझते रहे, लेकिन गुस्से में दिख रहे ग्रामीणों को रोकना मुश्किल था। कुछ लोग तो शाहजहां शेख के घर की एंट्री पर खड़े हो गए और इशारों से ईडी अधिकारियों को जाने के लिए बोलते रहे। इन लोगों ने वहां खड़ी एक काली गाड़ी को घेर लिया। कुछ लोग तो उस पर चढ़ भी गए। सारे हंगामे के बीच सुरक्षा कर्मी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बवाल चलता रहा। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और सब शोर कर रहे थे। इस सारे हंगामे के कुछ ही देर बाद संदेशखाली गांव की सड़कों पर ईडी का एक लहूलुहान अधिकारी नजर आया। इस अधिकारी के सिर पर पट्टी बंधी थी, क्योंकि शाहजहां शेख के घर पहुंची भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। ग्रामीणों ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी को लेकर उस पर पथराव कर दिया और इसी पथराव ने ईडी के इस अधिकारी को जख्मी कर दिया। अधिकारी के सिर पर गहरी चोट आई। भीड़ ने शाहजहां शेख के घर पहुंची गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। सड़क के किनारे खड़ी ये गाड़ियां भीड़ के गुस्से का सबूत है। इन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, शीशे टूट गए और सुरक्षा कर्मी एक एक कर इन गाड़ियों की जांच करते नजर आए। न्यूज़ 18 की टीम भी भीड़ के गुस्से का शिकार हुई और पथराव में जख्मी हो गई। इस सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि ईडी की टीम राशन घोटाले की जांच के लिए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची और देखते ही देखते बवाल हो गया। ईडी का आरोप है कि बंगाल में पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। इसी आरोप की जांच के लिए बंगाल में कई महीनों से ईडी की रेड चल रही है और इसी रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला हुआ। गाड़ियों की तो ऐसी हालत हो गई कि उनका एक भी शीशा नहीं बचा। सीआरपीएफ ने इन गाड़ियों की बारीकी से जांच की। उन्होंने हर गाड़ी के पास जा जाकर उनकी जांच की। उन्होंने गाड़ियों के बाहर और अंदर बैठकर उनका मुआयना किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मीडिया ने सीआरपीएफ के जवानों से घायलों के बारे में भी जानना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ बोले आगे निकल गए। हंगामे के बाद चल रही इस पूरी जांच के बीच पता चला कि शाहजहां शेख के घर पहुंचे ईडी के 5 अधिकारी घायल हुए और एक की हालत उनमें गंभीर है। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस हमले के लिए राज्य की ममता सरकार को जिम्मेदार माना। केंद्र सरकार ने भी बंगाल सरकार को आड़े हाथ लिया और ईडी की टीम पर हुए मामले को गंभीरता से लिया। और इस घटना को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। निर्दिष्ट रूप से आगे जाके क्या होगा हम लोग ये डिसीजन भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भले ही बंगाल सरकार को इस बवाल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन टीएमसी ने सारा दोष छापा मारने गई ईडी की टीम के सिर मढ़ दिया। ईडी का जो ऑफिसर लोग थे और उनका साथ जो सेंट्रल फोर्स का आदमी लोग थे, वो लोकल पीपल को बुरी तरह इरिटेट कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। ईडी की टीम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रही है। उसका आरोप है कि गरीबों को पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज की बंदर बांट हुई। पीडीएस गरीबों को सस्ते में अनाज देने वाली योजना है और ईडी के मुताबिक बंगाल में इसके तहत मिलने वाले 30% अनाज को खुले बाजार में बेच दिया गया।
इसी की जांच के लिए बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर छापा पड़ चुका है, क्योंकि ज्योतिप्रिय मलिक बंगाल का खाद्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। यही नहीं, टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है, यानी जिस नेता के घर ईडी पहुंची थी उसके तार ज्योतिप्रिय मलिक से जुड़े हैं। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिराज अहमद नाम के बिल्डर के एक अवैध अस्पताल को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि सिराज अहमद जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है। आरोप है कि उसने इस अस्पताल को फर्जी नक्शे पर अवैध तरीके से बनवाया था और इसी वजह से उस अवैध अस्पताल पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलवा दिया। इस अस्पताल को गिराने के लिए प्रशासन ने वहां एक नहीं बल्कि चार बुलडोजर बुलवाए और फिर एक साथ उन बुलडोजरों की मदद से इमारत को धराशायी करने का काम शुरू किया गया। एफआई हॉस्पिटल में ये बुलडोजर चल रहा है, अवैध तरीके से बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एलडीए का बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर के पंजे इमारत की दीवारों और उसके पिलर को गिराते नजर आए। प्रशासन के एक बुलडोजर ने अस्पताल के अगले हिस्सों को ढेर किया तो दूसरे बुलडोजर ने इमारत के गेट को चंद मिनटों में मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह बाकी के दोनों बुलडोजर भी इमारत की एक एक ईंट उखाड़ते रहे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई ये कार्रवाई सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई और महज 1 घंटे के अंदर ही अस्पताल का पूरा नक्शा बदल गया और प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के इस अवैध अस्पताल में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और इसका पता चलते ही प्रशासन फौरन एक्शन में आ गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि पूरी इमारत ही अवैध तरीके से बनवाई गई। न तो इसका नक्शा पास करवाया गया था और न ही अस्पताल बनाने की मंजूरी ली गई थी। और तो और इस इमारत में अवैध तरीके से काफी वक्त से कोचिंग सेंटर भी चलाया जा रहा था। इसके बाद फर्जी नक्शे पर बने अस्पताल को प्रशासन ने पिछले महीने की 24 तारीख को सील कर दिया। इस तरीके से एफआई हॉस्पिटल का नक्शा पास नहीं था और अवैध तरीके से इस अस्पताल के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। बाकायदा प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग को 5 जनवरी के दिन ध्वस्त करने का एक नोटिस भी चिपकाया गया। मतलब इमारत को सील करने के बाद प्रशासन ने बिल्डर सिराज अहमद को 12 दिन का वक्त दिया था। बुधवार और गुरुवार को अस्पताल की सील खोलकर अंदर से सामान निकालने की छूट तक दी गई। इसके बाद अगले दिन प्रशासन ने इस अस्पताल को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले ही इस पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया, क्योंकि बिल्डर सिराज अहमद के मुख्तार अंसारी से संबंध होने की वजह से यह आशंका जताई जा रही थी कि कार्रवाई के दौरान वहां बवाल हो सकता है। और इसीलिए प्रशासन ने इमारत पर बुलडोजर चलवाने से पहले उस पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए, ताकि किसी भी तरह का बवाल या फिर हंगामा होने पर वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। सब कुछ कंट्रोल में होने के बाद एक एक करके प्रशासन के 4 बुलडोजर वहां बुलाए गए और फिर अस्पताल को ढहाने का काम शुरू किया गया। एफआई हॉस्पिटल सिराज बिल्डर ने अवैध तरीके से बनाया था और ये बेहद करीबी है मुख्तार अंसारी का, बेहद करीबी। बिल्डिंग के अगले हिस्से को ध्वस्त करने के बाद इमारत को अंदर से तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए वहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई मजदूर भी नजर आए, जो बिल्डिंग को मशीनों और बड़े बड़े हथौड़ों से तोड़ने में जुटे रहे। अस्पताल के ठीक बगल में मौजूद 9 मंजिला टावर के 2 फ्लोर को भी प्रशासन ने अवैध घोषित किया। इनमें 7वां और 8वां फ्लोर शामिल है और इन दोनों फ्लोर को भी जल्द ही इसी तरह गिरा दिया जाएगा। उधर बड़ी खबर आई दिव्या पाहुजा हत्याकांड पर। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब गैंगस्टर संदीप गाडोली के घर वाले सामने आ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि दिव्या की हत्या से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि दावा यह किया जा रहा था कि गैंगस्टर संदीप के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए दिव्या की हत्या करवाई गई। इस दौरान गैंगस्टर के घर वालों ने यह दावा किया कि दिव्या की हत्या एक सोची समझी साजिश है, जिसे गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के इशारे पर अंजाम दिया गया। फरवरी 2016 में गैंगस्टर संदीप गाडोली का मुंबई में एनकाउंटर कर दिया गया था। उसके घर वालों का आरोप है कि उस दौरान गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने ही संदीप का एनकाउंटर करवाने की पूरी साजिश रची थी और इसके लिए उसने मॉडल दिव्या पाहुजा का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यह शक जताया जा रहा था कि दिव्या की हत्या कर गैंगस्टर संदीप का बदला लिया गया। लेकिन गैंगस्टर के घर वालों ने दिव्या हत्याकांड में शामिल होने के आरोपों से इनकार कर दिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में 2 जनवरी को सिटी पॉइंट होटल में दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि दिव्या के कारोबारी दोस्त अभिजीत सिंह पर लगा। होटल के सीसीटीवी वीडियो में दिव्या, अभिजीत और उसके एक दोस्त के साथ नजर आई।
वीडियो 2 जनवरी की सुबह करीब 4:15 बजे का है। पुलिस के मुताबिक उसी दिन शाम करीब 5 बजे अभिजीत ने दिव्या को सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद ये शक जताया जाने लगा कि गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि आरोप है कि दिव्या की मुखबिरी पर ही 7 फरवरी 2016 को मुंबई में गैंगस्टर संदीप का फर्जी एनकाउंटर किया गया था। हालांकि गैंगस्टर संदीप के घर वालों ने इस हत्याकांड से अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी उसकी डेथ का हमसे क्या लेना देना, हमने तो कानूनी अपना काम किया है। 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा गुरुग्राम के बलदेव नगर इलाके की रहने वाली थी। गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में वो भी आरोपी थी और 2016 से ही जेल में बंद थी। और पिछले साल 25 जुलाई को दिव्या जमानत पर बाहर आई थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जेल से निकलने के बाद दिव्या अभिजीत के संपर्क में थी, लेकिन गैंगस्टर संदीप गाडोली के घर वालों का दावा है कि इस हत्याकांड को एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया और पूरी प्लानिंग के साथ दिव्या को रास्ते से हटा दिया गया। असल में गैंगस्टर संदीप के एनकाउंटर के मामले में गैंगस्टर बिंदर गुर्जर और गुरुग्राम पुलिस के कई अधिकारी जेल में बंद हैं। हालांकि इस मामले में दिव्या भी आरोपी थी, लेकिन वो पिछले साल 25 जुलाई को जेल से जमानत पर बाहर आ गई थी। गैंगस्टर संदीप के घर वालों का दावा है कि दिव्या न सिर्फ गैंगस्टर बिंदर बल्कि जेल में बंद गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों के लिए खतरा बन चुकी थी और इसी वजह से अभिजीत के जरिए गैंगस्टर बिंदर के इशारे पर दिव्या को मौत की नींद सुला दिया गया। जो संदीप गाडोली मैटर में बंद हैं, जिनको कानूनी रूप से फायदा हो सकता था दिव्या की गैर मौजूदगी का, मुझे तो नहीं पता हुआ। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत पिछले 15 साल से गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के संपर्क में है और सूत्र बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद दिव्या ने गैंगस्टर बिंदर से अभिजीत की बात भी करवाई थी और तभी से अभिजीत और दिव्या एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। लेकिन दिव्या की हत्या के बाद गैंगस्टर संदीप गाडोली के घर वालों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जांच में इस बात का पता चला कि अभिजीत और दिव्या होटल के कमरा नंबर 111 में रुके थे और उसी कमरे में अभिजीत ने झगड़े के बाद दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी दिन दिव्या के घर वालों की सूचना पर पुलिस की एक टीम होटल में जांच करने पहुंची थी, लेकिन गैंगस्टर संदीप के घर वालों का दावा है कि पुलिस ने रूम नंबर 111 को चेक ही नहीं किया था, बल्कि पुलिस की टीम 114 नंबर रूम की जांच करके वहां से निकल गई थी। पुलिस आई और उसको 114 रूम नंबर तलाशा, जबकि 111 में था ये आदमी उस लड़की डेड बॉडी के साथ, और 111 रूम नंबर इन्होंने चेक नहीं करा। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि होटल का कमरा नंबर 114 अभिजीत के लिए हमेशा बुक रहता था, लेकिन 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या के साथ उस कमरे में नहीं रुका, बल्कि उसने ठहरने के लिए 111 नंबर कमरा लिया। इसीलिए पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दिव्या को होटल के अंदर मारने की पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी। और सूत्रों के मुताबिक दिव्या की हत्या करने के बाद आरोपी अभिजीत ने पुलिस को गलत सूचना भेजकर गुमराह भी किया था। आरोप है कि उसने होटल में मौजूद अनूप नाम के एक आदमी से पुलिस को यह जानकारी दिलवाई थी कि होटल के कमरा नंबर 114 में एक लड़की का शव पड़ा है, जबकि जांच में पता चला कि दिव्या की हत्या होटल के रूम नंबर 111 में की गई थी। लेकिन आरोप है कि अभिजीत ने जानबूझकर गुमराह करने के लिए पुलिस को गलत सूचना दिलवाई थी, ताकि पुलिस वहां आए और फिर रूम नंबर 114 को चेक करने के बाद वहां से चली जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी को दिव्या की हत्या करने के बाद रात करीब 9 बजे नशे की हालत में अभिजीत होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उस वक्त वहां अनूप नाम का एक आदमी मौजूद था। अनूप वो है जिसने अभिजीत से होटल लीज पर लिया है। सूत्र बताते हैं कि उसने अनूप को पुलिस को ये जानकारी देने के लिए कहा था कि रूम नंबर 114 में किसी लड़की का शव पड़ा है, और उसके कहने पर अनूप ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस आई और फिर 114 नंबर कमरे को चेक करके वहां से चली गई। इस दौरान पुलिस ने न तो होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और न ही किसी से पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस की इस लापरवाही की वजह से अभिजीत दिव्या के शव को होटल से बाहर निकालकर ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया। और 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को दिव्या का शव नहीं मिल सका। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या की हत्या करने के बाद 4 घंटे तक अभिजीत उसी होटल में था। वो न तो वहां से फरार हुआ और न ही होटल के सीसीटीवी कैमरे में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई, बल्कि पुलिस के जाने के बाद उसने होटल के कर्मचारियों और अपने 2 दोस्तों की मदद से शव को भी ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि को दिल्ली से बुलाया और फिर अपनी BMW कार की चाबी उन्हें सौंप दी।
दावा किया गया कि अभिजीत की उस BMW कार की डिक्की में दिव्या का शव रखा था। हालांकि पुलिस ने पंजाब के पटियाला से उस कार को बरामद कर लिया, लेकिन जब डिक्की खुली तो पुलिस को शव नहीं मिला। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि गुरुग्राम से पंजाब के पटियाला पहुंचने के बीच में ही दिव्या के शव को अभिजीत के दोस्तों ने ठिकाने लगा दिया। शक ये भी जताया जा रहा है कि आरोपियों ने दिव्या के शव को घग्गर नदी में बहा दिया होगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार शव को ढूंढने में जुटी है। साथ ही पुलिस की एक टीम अभिजीत के दोस्त बलराज और रवि की भी तलाश में जुटी है और उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का फोन बरामद कर लिया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस को उस फोन से अभिजीत का कोई अश्लील वीडियो नहीं मिला, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि दिव्या अभिजीत से अश्लील वीडियो और तस्वीरों के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान भी अभिजीत ने दिव्या पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसका यह भी आरोप है कि दिव्या के पास उसके कई आपत्तिजनक वीडियो और अश्लील तस्वीरें मौजूद थी और उन्हें वो हर हाल में डिलीट करना चाहता था। सूत्र बताते हैं कि दिव्या ने जब वीडियो और तस्वीरें डिलीट नहीं की तो अभिजीत ने उसे गोली मार दी। और जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का मोबाइल फोन बरामद कर लिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस फोन से पुलिस को किसी तरह का कोई अश्लील वीडियो या फिर तस्वीर नहीं मिली। हालांकि दिव्या के घर वालों का दावा है कि वो अपने पास 2 फोन रखती थी, इसी वजह से पुलिस उसके दूसरे फोन तक पहुंचने में जुट गई। साथ ही पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की भी तलाश कर रही है ताकि हत्याकांड की इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके। इधर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहम खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके साथ ही इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मकर संक्रांति के बाद यानी 15 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर परिसर एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप पर दुख जताया और वहां के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को एक चिट्ठी लिखी। इस खत के जरिए उन्होंने आपदा में जान गंवाने वालों के लिए संवेदना जाहिर की और जापान को भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर के साथ हादसा हो गया। वहां के विधानसभा क्षेत्र सांगोद में उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया, लेकिन समारोह में वो जिस मंच पर खड़े थे अचानक वो मंच टूट गया और कई लोगों को गंभीर चोट आई। क्योंकि जैसे ही स्वागत समारोह शुरू हुआ मंच ही टूट गया और उस पर खड़े लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। हादसे से पहले सब ठीक था। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर का स्वागत शुरू हो चुका था। वो लोगों से घिरे थे। स्वागत करते करते कुछ लोग उनके सामने ही आ गए। ये देखकर हीरालाल नागर ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने को कहा और सामने देखने लगे, क्योंकि उनके स्वागत समारोह की तस्वीरें खींची जा रही थी। मीडिया के लोग भी मौजूद थे। इसी बीच पास खड़े एक शख्स ने हीरालाल नागर के गले में माला पहनाई ही थी कि पूरा का पूरा मंच धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और जैसे ही मंच गिरा वहां अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े सभी लोग नीचे गिर गए। कुछ को गंभीर चोट आई। मंत्री हीरालाल नागर को भी चोट लगी। हालांकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन मंच के अचानक गिरने से वहां मौजूद कई लोगों को गंभीर चोट लगी। मंच अचानक गिरा, इसलिए किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मंच के आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। थोड़ी देर तो उन्हें यह समझने में लगी कि हुआ तो हुआ क्या, और जब तक समझ में आया मंच पर खड़े लोग जमीन पर पड़े थे। इनमें जिन लोगों को चोट लगी थी वो खुद को संभाल रहे थे और बाकी लोग जल्दी से मंत्री हीरालाल नागर को संभालने लगे। 2-3 लोगों ने हाथ से सहारा देकर उन्हें उठाया और फिर संभाल कर उन्हें वहां से ले गए। इसी बीच हादसे में घायल हुए बाकी लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोट लगी, इन लोगों को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में हुए समारोह में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद पहुंचे थे। ये स्वागत समारोह इसी खुशी में रखा गया, लेकिन मंच टूटने से रंग में भंग पड़ गया। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हीरालाल नागर के साथ मंच पर खड़े थे, खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मंच गिरने के बाद वो घायल हो गए। ये मंच जब गिरा तो उस पर कई लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग खड़े हो गए और इसी वजह से मंच टूट गया और सारे लोग जमीन पर गिर पड़े।
हादसे में हीरालाल नागर को भी चोट लगी, लेकिन चोट गंभीर नहीं है, जबकि मंच पर खड़े कुछ लोगों को गंभीर चोट भी लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर आवारा कुत्तों के आतंक का एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आया। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया और उसे दौड़ा कर वहां से भगा दिया। इसका जो खौफनाक वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सेंचुरियन पार्क नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसती नजर आई। इस दौरान वहां 3 कुत्ते मौजूद थे और जैसे ही वो वहां से जाने लगी, उनमें एक काले रंग का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। ऐसे में वो महिला डर गई और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। वो थोड़ी आगे बढ़ी थी कि उन तीनों कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। महिला चीखते हुए भागने लगी और कुत्ते उसे नोचते रहे, लेकिन इतनी आवाज सुनने के बाद भी वहां कोई नहीं आया और वो कुत्ते उस महिला को दौड़ाते रहे। ऐसे में वो महिला वहीं गिर गई और वो कुत्ते उस पर और हमलावर हो गए। उसके बाद वो उठी और चिल्लाते हुए उस सोसाइटी के गेट के अंदर घुस गई। कुत्ते फिर वहां से भाग गए, लेकिन उस महिला की चीखें बंद नहीं हुई और वो दर्द की वजह से कराहती नजर आई। इधर यूपी के मेरठ में सरेआम एक वकील के घर पर हुए हमले से दहशत फैल गई। खबर के मुताबिक वकील के घर में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए 10 से ज्यादा बदमाश उसके घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने वहां जमकर बवाल किया और उस वकील के घर के बाहर पहुंचे एक बदमाश ने तो वहां आते ही फायरिंग कर दी, जिससे एक तेज रोशनी होती दिखाई दी। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि एक गली से 10 से ज्यादा बदमाश एक मकान के सामने जमा हो गए। उनमें कई बदमाशों के हाथों में डंडे थे, जबकि एक ने पिस्टल ले रखी थी और बिना किसी चेतावनी के उसने वहां पहुंचते ही गोली दाग दी। उसके गोली दागते ही उसके कई साथी घर से तेजी से बाहर निकले और गली में ही जमा होने लगे। तभी अचानक घर के अंदर से बदमाशों पर पत्थर से हमला किया गया। ऐसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पत्थर से हमला होते ही एक आदमी घर के दरवाजे से डंडा लेकर बाहर की तरफ आया और वहां मौजूद बदमाशों को डराने लगा। और इसके बाद तो वहां ऐसे हालात हो गए मानो दोनों तरफ से कोई जंग छिड़ी हो, क्योंकि वकील के घर के बाहर धमकाने के लिए पहुंचे बदमाश और घर के अंदर के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। और कभी घर के अंदर से कोई पत्थर बदमाशों की तरफ फेंका जाता, तो कभी बदमाशों की तरफ से गली में पड़े ईंटों और पत्थरों से वार किया जाता। कई बदमाश तो वहां गली के किनारे रखी गई ईंटों को उठाकर वकील के घर की तरफ फेंकने लगे। इस बीच पहली बार गोली चलाने वाले बदमाश ने ही फिर एक बार फायरिंग कर दी। हालांकि घर के अंदर से हो रहे विरोध को देखते हुए आखिरकार बदमाश वहां से फरार हो गए। बताया गया कि ये पूरा मामला वकील के घर में चल रहे निर्माण कार्य से जुड़ा है। खबर के मुताबिक वहां के शारिक सलमान नाम के गैंग के बदमाश वकील को काम बंद करने के लिए धमकाने गए थे। इधर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया है। उनके अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजने की तैयारी है। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 450 किलो वजन वाले नगाड़े समेत एक खास रथ को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद से अयोध्या तक जाने वाले इस रथ का वजन 700 किलो बताया गया। मंदिर मंदिर घूमेगा ये नगाड़ा और उसके बाद ये प्रस्थान करेगा अयोध्या। कोलकाता में मौजूद भारतीय संग्रहालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली और इसके बाद वहां लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते ने संग्रहालय की पूरी इमारत की जांच की। हालांकि जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और उसके साथी को पकड़ने के लिए वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि सुरक्षा बल को शोपियां के चोटीगाम इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन बताया गया कि जब सुरक्षा बल के जवान वहां जांच के लिए पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने भी उन आतंकियों पर गोलियों की बौछार कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को खौफ से भर दिया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने उस मकान को तहस नहस कर दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। इस दौरान लश्कर तैयबा से जुड़ा एक आतंकी मारा गया, जबकि उसका साथी वहां से भागने में कामयाब हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान बिलाल अहमद भट्ट के रूप में हुई। उस पर कई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था। आर्मी अफसर को की किलिंग में इन्वॉल्व था और बाद में कुछ माइनॉरिटी किलिंग्स में भी इन्वॉल्व था। सुरक्षा बल को शक है कि मारे गए आतंकी का साथी शोपियां में चोटी गांव या उसके आसपास के इलाकों में छिपा हो सकता है।
इसीलिए उन इलाकों की घेरेबंदी कर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 दिन पहले हुए एम्बुलेंस हादसे पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, क्योंकि उस हादसे में उस एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत उसमें सवार मरीज भी घायल हो गए। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में एक सड़क पर वो तेज रफ्तार एम्बुलेंस आती नजर आई और थोड़ा आगे जाकर पलट गई। उसे देखकर आसपास मौजूद लोग वहां आए और एम्बुलेंस को सीधा करवाया। तस्वीरों में साफ नजर आया कि उस एम्बुलेंस की रफ्तार बहुत तेज थी और उसी वजह से उसके ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो एम्बुलेंस पलटी। बताया गया कि मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में उस ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से उस एम्बुलेंस पर उसका कंट्रोल नहीं रहा और वो पलट गई। बताया गया कि इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 मरीज घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे का वीडियो वायरल होते ही हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को निकालने के लिए सड़क पर क्या इंतजाम किए गए हैं, और इसका जवाब देने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 18 जनवरी तक का समय दिया है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने कोरियर कंपनी में लूट की वारदात अंजाम दी थी। दावा किया गया कि हथियार के दम पर बदमाश वहां से 90,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लेकिन लूट की इस वारदात के वीडियो ने उस पूरे इलाके में हड़कंप मचा दी। वारदात का जो वीडियो सामने आया उसमें एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में एक कर्मचारी काम करता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो सामान से भरी बोरी रखकर पलटा उसके होश उड़ गए, क्योंकि तभी वहां 3 बदमाश आधम के। एक के हाथ में पिस्तौल नजर आई जिसे उसने उस कर्मचारी के ऊपर तान दिया, क्योंकि दूसरा बदमाश उसके पीछे मुक्का बांधकर खड़ा हो गया। वहां एक तीसरा बदमाश भी पहुंचा जो सीधे दफ्तर के अंदर चला गया। इसी बीच एक बदमाश उस कर्मचारी को मारने लगा और दूसरा उसे काबू करने के लिए उस पर पिस्तौल ताने रहा। बाद में बदमाश उसे मारते हुए अंदर ले गए। आरोप है कि थोड़ी देर बाद तीनों बदमाश 90,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर वहां से फरार हो गए। लूट की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। पुणे के एक अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान किसी बात पर सुनील कांबले भड़क गए और वहां मौजूद पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मंच पर मौजूद थे। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कार्यक्रम के बाद बीजेपी विधायक सुनील कांबले मंच से नीचे उतर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने वहां खड़े एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सुनील कांबले ने अपनी सफाई भी पेश की और बताया कि उन्होंने पुलिस वाले को थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि सिर्फ धक्का दिया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक गैंगस्टर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की वारदात एक रिहायशी इलाके में हुई जहां शरद मोहोल नाम का गैंगस्टर रहता था और उसी के घर के सामने कुछ बदमाश उसे गोली मारकर फरार हो गए। शरद मोहोल गैंगस्टर होने के अलावा इलाके के दबंग लोगों में गिना जाता था। उसकी पत्नी स्वाति मोहोल बीजेपी की नेता है। उसकी हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर जांच शुरू कर दी। घटना वाली जगह पर गोलियों के खोखे तक पड़े दिखे। बताया जा रहा है कि शरद मोहोल उस वक्त अपनी पत्नी के साथ मंदिर के लिए निकला था। आरोपियों ने उसे 4 गोलियां मारी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गैंग वॉर की बात से इनकार किया। कुख्यात गुंड्याची हत्या त्यांच्याच साथीदाराने त्या ठिकाणी केलेली आहे। घटना की जांच के लिए पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई। और इस बीच पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी की पहचान का दावा कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शरद मोहोल की हत्या को उसी के एक साथी साहिल कुलेकर ने अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में 4 लोग शामिल थे। सभी की पहचान कर ली गई है। गैंगस्टर शरद मोहोल की हत्या के पीछे की वजह प्रॉपर्टी और पैसों के विवाद को बताया जा रहा है। पुणे पुलिस के मुताबिक जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर संसद घुसपैठ मामले के आरोपियों से सच उगलवाने की तैयारी शुरू हो गई। संसद घुसपैठ मामले की आरोपी नीलम को छोड़कर दूसरे सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच टीम को इसकी मंजूरी दे दी। अदालत ने इस मामले के आरोपी मनोरंजन और सागर के ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की भी मंजूरी दी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई पर लगी रोक हटा दी। यानी राजस्थान में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस की पिछली सरकार ने जुलाई 2020 में सीबीआई पर यह रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे रोहित पवार के कई ठिकानों पर छापेमारी की।
ये कार्रवाई पुणे और अमरावती समेत 6 जगहों पर की गई। सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। उधर बड़ी खबर आई चीन और म्यांमार से जुड़ी। म्यांमार में भड़की हिंसा की आग अब चीन तक पहुंच गई। म्यांमार में जारी गृह युद्ध के दौरान चीन की सीमा पर तोप से कई गोले दागे गए जो चीन के इलाके में जा गिरे। इसके बाद वहां लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस हमले में चीन को काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही 5 नागरिक बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद चीन ने म्यांमार की सेना और वहां के विद्रोही संगठनों को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि म्यांमार की ओर से किए गए हमलों की वजह से चीन बुरी तरह भड़क गया। और चीन पर हुए हमले के बाद का जो वीडियो जारी किया गया उसमें लोग घबराकर इधर उधर भागते दिखे और जहां तक नजर गई सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो किसी दुश्मन देश ने वहां बमों की बरसात कर दी और वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि जो वीडियो जारी किया गया उसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए, जबकि उस वीडियो के 10 सेकंड के बाद जो दिखा उसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। उस वीडियो में 10 सेकंड बाद एक आदमी सड़क किनारे बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। इस बीच वहां कुछ महिलाओं समेत दूसरे लोग उस आदमी को उठाते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि हर तरफ शोर ही सुनाई दे रहा था। इतना ही नहीं, सामने आया उस वीडियो में 24 सेकंड बाद और भी खौफनाक मंजर दिखाई दिया। उस वीडियो में 24 सेकंड बाद सफेद शर्ट पहना एक आदमी एक घायल महिला की मदद करता नजर आया। यानी तस्वीरों ने चीन पर हुए हमले की दर्दनाक कहानी बयां कर दी। म्यांमार में जारी गृह युद्ध चीन के लिए खतरनाक साबित होगा, ये वहां के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हमले के बाद जो वीडियो सामने आया उसने साफ संदेश दे दिया कि चीन म्यांमार में भड़की हिंसा से नहीं बच सकता। मतलब जिस सेना को चीन ने समर्थन दिया वो अब उस पर ही भारी पड़ रही। साल 2021 में म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद से वहां गृह युद्ध जारी है, क्योंकि म्यांमार के विद्रोही संगठन सेना को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए वहां सेना और विद्रोही संगठनों में जंग छिड़ी हुई है, जबकि चीन शुरुआत से ही म्यांमार की सेना की खुलकर मदद कर रहा है। ऐसे में वहां के विद्रोही संगठन चीन का विरोध कर रहे हैं। मतलब कि म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी जंग में चीन का बच पाना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जंग के दौरान चीन के इलाके पर हमला हो गया। असल में म्यांमार और चीन की सीमा के नजदीक रॉकेट दागे गए थे, लेकिन ये रॉकेट चीन के इलाके में जा गिरे और बताया गया कि इस हमले में चीन के 5 नागरिक घायल हो गए। जबकि हवाई हमले के बाद चीन ने म्यांमार की सेना और वहां विद्रोही संगठनों दोनों को कड़ी चेतावनी दे डाली। उधर जापान में नए साल पर आए विनाशकारी भूकंप ने वहां जमकर तबाही मचाई। वहां आए भूकंप की वजह से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई। ऐसी एक घटना वहां के इशिकावा प्रांत में भी हुई और उसकी तस्वीरें देखकर लोगों की रूह कांप उठी। उन तस्वीरों में एक महिला हाथ में सामान लिए जोर जोर से चिल्लाती नजर आई। उस महिला के साथ उसका एक बेटा भी वहां खड़ा दिखाई दिया, जो अपने फोन में पहाड़ खिसकने के खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड कर रहा था। तस्वीरों में जैसे ही पहाड़ खिसका मानो वहां सैलाब आ गया और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। पहाड़ से मलबा गिरते ही वहां मौजूद कई कच्चे घर तबाह होते नजर आए और वो मलबा तेजी से उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां की सड़कों पर लावा बह रहा हो। मलबे ने वहां पड़ी बर्फ को भी ढक दिया और सड़क पर लगे खंभों को भी उखाड़ कर रख दिया। तस्वीरों में दिखा कि मलबे को अपनी तरफ आता देख वो महिला भागने लगी। इतने में ही उस मलबे ने वहां मौजूद एक और झोपड़ी को मिट्टी में मिला दिया और थोड़ा आगे जाकर वो मलबा थम गया और वो माँ बेटे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन जापान में आए विनाशकारी भूकंप का प्रकोप इससे भी कहीं ज्यादा था। बताया गया कि वहां आए भूकंप में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों की वजह से उनके घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। लेकिन भूकंप के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी वहां मची तबाही के निशान साफ दिखाई दिए। वहां से आई तस्वीरों में एक घर पूरी तरह तबाह नजर आया और रेस्क्यू टीम उस घर में लोगों की तलाश करती नजर आई। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां के कई घर तबाह हो गए थे। ऐसे में वहां की रेस्क्यू टीम घर घर जाकर लोगों को तलाश रही है और इसी दौरान उन्हें एक घर में 80 साल की एक महिला के दबे होने की जानकारी मिली। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उस महिला का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में उस घर के फर्श पर चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लगा दिखाई दिया और उसके बीच रेस्क्यू टीम उस घर के बेसमेंट में जाकर लोगों को तलाशती दिखी। उस महिला को सही सलामत बाहर निकालने के बाद स्ट्रेचर के जरिए उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उधर आंध्र प्रदेश में एक एमएलसी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एमएलसी पर्वतारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी की कार एक ट्रक से टकरा गई। इसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण सड़क हादसे में उनके निजी सचिव की मौत हो गई।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खराब क्वालिटी की दवाइयों की सप्लाई के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ये मामला सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। हरियाणा के यमुनानगर में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध खनन मामले में की गई और खबर है कि इस दौरान जांच टीम ने 5 करोड़ कैश के साथ कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए। वहीं ब्रिटेन के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ब्रिटेन में 2 दिन पहले ही हेंक तूफान आया था, जिसके बाद वहां जबरदस्त बारिश हुई। इसकी वजह से ब्रिटेन की ट्रेंट नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और ब्रिटेन के एक बड़े हिस्से पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें उन्हीं डरावने हालात की ओर इशारा कर रही हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मिडलैंड्स यानी ब्रिटेन के मध्य भाग की हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगा मध्य ब्रिटेन डूबने वाला है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी दिखा। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक वहां ऐसी हालत ट्रेंट नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हुई, क्योंकि मिडलैंड्स के ज्यादातर हिस्सों में ट्रेंट नदी बहती है और ये ब्रिटेन की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जलस्तर कुछ दिन पहले ब्रिटेन में आए हेंक तूफान की वजह से बढ़ा, क्योंकि हेंक तूफान की वजह से ब्रिटेन के एक बड़े हिस्से में बारिश हुई, खासकर ब्रिटेन के मध्य भाग में, क्योंकि हेंक तूफान ब्रिटेन के इसी हिस्से से गुजरा और हेंक तूफान की वजह से ब्रिटेन में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन के मध्य ही नहीं, दक्षिणी हिस्से में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ट्रेंट नदी ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से से निकलती है और फिर ब्रिटेन के मध्य भाग से गुजरती है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें ब्रिटेन के उन्हीं इलाकों की हैं। ब्रिटेन में हेंक तूफान ऐसे समय आया जब पूरा यूरोप ठंड से ठिठुर रहा है, यानी यूरोप में मौसम खेल खेल रहा है। कहीं तूफान की वजह से बारिश हो रही है तो कहीं बर्फीला तूफान आ रहा है। स्वीडन में तो इतनी बर्फ गिरी कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वीडन में लगातार बर्फ गिर रही है। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे। यही नहीं, 4 जनवरी का दिन तो यूरोप के कई देशों में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। इन देशों में स्वीडन भी शामिल है और वहां के लोग भी ठंड में जम रहे हैं, क्योंकि स्वीडन में लगातार बर्फ गिर रही है। इतनी बर्फ की गाड़ियां फंस गईं, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। बर्फीले तूफान के बीच एक नहीं बल्कि लाइन से कई गाड़ियां फंसी रहीं। आसमान से बरसी सफेद आफत ने इन गाड़ियों के पहियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गाड़ियां रात में फंसी थीं और रात के अंधेरे में सफेद बर्फ इन गाड़ियों को धीरे धीरे ढकने लगी। नजर आई तो सिर्फ इन गाड़ियों की लाइटें। बर्फबारी की ये तस्वीरें स्वीडन के उत्तरी हिस्से की हैं। वहां करीब 13 घंटे तक लगातार बर्फ पड़ी और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस चला गया। स्वीडन के अलावा यूरोप के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात हैं। रूस और बाल्टिक देशों का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। इसके अलावा डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में भी तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। इधर महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बड़ी संपत्तियां बेच दी गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 4 में 2 संपत्तियां नीलाम हो गई। मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर इन संपत्तियों में एक की बेस वैल्यू 15,000 रखी गई थी। उसकी नीलामी 2 करोड़ में हुई, जबकि दूसरी संपत्ति की बेस वैल्यू 1.5 लाख थी। वो करीब 3.25 करोड़ रुपए में बिकी। कर्नाटक के हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को 1992 के दंगा मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्रीकांत की गिरफ्तारी पर कर्नाटक में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान वहां से एक गाड़ी और कुछ हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश पर 35 से ज्यादा केस दर्ज थे। उधर अपने डिप्टी कमांडर के मारे जाने से भड़के हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल-अरोरी को 3 रोज पहले एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था और इसका बदला लेने के लिए हमास के लड़ाके इजरायल की फौज पर बुरी तरह टूट पड़े। हमास ने गाजा के अलग अलग इलाकों में घुसे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में हमास के लड़ाके बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की तरह इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर ठिकाने लगाते दिखे। वीडियो के शुरुआती हिस्से में हमास का एक लड़ाका लगभग खंडहर हो चुकी एक इमारत की फूटी हुई दीवार के बीच से निकलता दिखाई दिया। उसके पीछे 2 और लड़ाके आए। उनके हाथों में खतरनाक रॉकेट लॉन्चर नजर आए। एक गलियारे से गुजरते हुए तीनों लड़ाके उस इमारत के आगे के 2 कमरों में पहुंचे। वो इमारत की 3री मंजिल पर मौजूद थे। खिड़कियों से बाहर देखने पर सामने वाली सड़क पर 4 इजरायली टैंक नजर आए। उन टैंकों को देखते ही हमास के लड़ाकों ने दोनों कमरों की खिड़कियों से अपने रॉकेट लॉन्चर तान दिए
और बिना वक्त गंवाए एक के बाद एक धमाका शुरू कर दिया। हमले के बाद इजराइल के एक टैंक पर आग का गोला बना नजर आया। हमास ने इस हमले में इजराइल के उन 4 टैंकों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया और उनमें मौजूद सभी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया। गाजा के रिहायशी इलाकों से इजराइल के सैनिकों को खदेड़ने के लिए हमास के लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। और हमास ने इसी तरह के एक और हमले का वीडियो जारी किया और उस वीडियो में दिखा कि हमास के लड़ाकों ने पहले बम लगाकर धमाका किया, उसके बाद चारों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। तस्वीरों में हमास का एक लड़ाका इमारतों के मलबे से ढकी एक गली में नजर आया। उसने वहां एक मकान के करीब बम फिट किया और इसके बाद वहां से कुछ ही दूरी पर छिप गया। इस दौरान हथियारों से लैस हमास के कई लड़ाके आसपास की इमारतों में छिपे रहे। वो इजराइल के सैनिकों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इजराइल की सेना रिहायशी इलाकों में छिपे हमास के लड़ाकों को अब ढूंढ ढूंढ कर मौत की नींद सुला रही है। लेकिन इस बार इजराइल के सैनिकों का एक दल हमास के जाल में फंस गया, क्योंकि जैसे ही वो दल उस मकान के करीब पहुंचा वैसे ही जोरदार धमाका हो गया। इस बम ब्लास्ट की चपेट में आने से जो सैनिक बचे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि धमाके के फौरन बाद आसपास की इमारतों में छिपे हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमास ने दावा किया कि इस हमले में इजरायली सैनिकों के उस दल के सभी सदस्य मारे गए। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में इजराइल की फौज हमास पर भारी पड़ती दिख रही है। दावा किया गया कि इसीलिए हमास के लड़ाके छिपकर हमले करने पर जोर दे रहे हैं। और इसमें जो चीज सबसे ज्यादा उनके काम आ रही है वो है गाजा में मौजूद सुरंगें। एक वीडियो में हमास के लड़ाके मैदानी इलाके में खुल रही एक सुरंग से निकलते दिखाई दी। इसी दौरान वहां एक टीले के पीछे इजराइल की कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक नजर आए। देखकर लगा जैसे इजराइल के सैनिकों ने वहां डेरा जमा रखा हो। हालांकि उन्हें देखने के बाद हमास के लड़ाकों ने फौरन हमला नहीं किया, बल्कि रात होने का इंतजार किया और शाम ढलते ही उन्होंने पहले रॉकेट दागा और फिर जमकर गोलियों की बौछार कर दी। अपने डिप्टी कमांडर सालेह अल अरौरी के मारे जाने के बाद हमास ने इन हमलों में इजराइल को बड़ी चोट देने का दावा किया। इजराइल ने सालेह को 3 दिन पहले ड्रोन हमले में मार गिराया था। उधर बड़ी खबर आई इराक से। अमेरिका ने वहां बड़ी स्ट्राइक करके हरकतुल नुजाबा नाम के संगठन के कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जबारी को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल जबारी को इराक में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जिम्मेदार माना जाता था। इराक में सक्रिय हरकत अल नुजाबा उन संगठनों में एक है जिसे ईरान का समर्थन है, और इसी वजह से इस संगठन के लड़ाकों के निशाने पर इराक में मौजूद अमेरिकी बेस रहते हैं। अमेरिका के इन अड्डों पर इजराइल और हमास की जंग के बाद से ही हमले तेज हो गए और इसी वजह से इराक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक भी बढ़ गई। अमेरिकी सेना की ऐसी ही कार्रवाई में ईरान को एक बड़ी चोट पहुंचने का दावा किया गया। अमेरिका के मुताबिक इराक में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर उसकी सेना कई दिनों से आंखें गड़ाए बैठी थी, और जैसे ही उन्हें हरकत अल नुजाबा के कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अल जबारी की खबर मिली, उन्होंने हमला बोल दिया। खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने उस गाड़ी पर कई रॉकेट दागे और उसमें अल जबारी मारा गया। खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि की। U.S. forces took necessary and proportionate action against Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari. अमेरिका के मुताबिक उसकी सेना लंबे वक्त से अल जबारी की तलाश में जुटी थी, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि कमांडर अल जबारी इराक में उसके कई सैनिकों की हत्या में शामिल था। इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था, ताकि इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले रोके जा सके। दावा किया गया कि ईरान के समर्थन से लड़ रहे अल जबारी ने कई बार इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, और इन्हीं हमलों से भड़के अमेरिका ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। Abu Taqwa was actively involved in planning and carrying out attacks against American personnel. अल जबारी को ढेर करने के लिए अमेरिका घात लगाए बैठा था। जिस वक्त बगदाद में हवाई हमले किए गए, उस वक्त अल जबारी अपने मुख्यालय में दाखिल हो रहा था। अल जबारी हरकत अल नुजाबा ग्रुप का कमांडर था, जो इराक में ईरान के समर्थन से लड़ने वाले लड़ाकों का एक बड़ा संगठन है। हरकत अल नुजाबा ग्रुप को अमेरिका ने साल 2019 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि दावा यह भी है कि हरकत अल नुजाबा संगठन इराक की सेना के नियंत्रण में रहकर ही काम करता है, यानी उसे वहां पूरी तरह इराक की सेना का भी साथ मिला हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ में मंत्री के बंगले में चोरी की खबर से हड़कंप मच गया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी बंगले से एसी, सोफा और टीवी समेत कई चीजें गायब मिली। इस बंगले में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया रहते थे। खबर है कि हाल ही में उन्होंने यह बंगला खाली किया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जब वहां पहुंचे तब उन्हें इन चीजों के गायब होने की जानकारी मिली। किचन में यहां तक कि एक भी स्लैब भी मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तैनात एक महिला सिपाही के रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि दारोगा ने शादी का वादा कर कई साल तक उसका शोषण किया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। झारखंड के लोहरदगा में एक आदमी को उसकी महिला दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उस आदमी ने पहले उसकी हत्या की और फिर शव को बोरे में डालकर जंगल में दफना दिया। उसको कुछ जलन फील होने लगा। उधर इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर से कोहराम मच गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हादसे की शिकार दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, जिससे उनकी टक्कर हो गई और हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 42 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। और हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो में दिखा कि 2 ट्रेनें बिल्कुल आमने सामने से टकराईं। हादसा एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने की वजह से हुआ। टक्कर की वजह से एक ट्रेन का डिब्बा तो पलटकर बगल के खेत में गिरा हुआ नजर आया। हादसे के बाद वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ और राहत और बचाव के काम में जुटे लोग दिखाई दिए। इस दौरान वहां कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दी। आमने सामने की टक्कर की वजह से एक ट्रेन का डिब्बा दूसरी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया था। हादसा इतना भयानक था कि तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो ट्रेनें स्टील और लोहे से नहीं बल्कि कागज की बनी। इंजन के ऊपर चढ़ा डिब्बा पूरी तरह तबाह हो गया था। और हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। खबरों के मुताबिक सूचना मिलते ही आसपास के गांव वाले भी हादसे वाली जगह पर जान के लिए दौड़ पड़े। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुरगंगा एक्सप्रेस 287 यात्रियों को लेकर पूर्वी जावा से चली थी, लेकिन सुबह करीब 6:30 बजे एक पैसेंजर ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई। उसकी सूचना मिलते ही इंडोनेशिया के रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि हादसे की वजह से पहले कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर हर कोई दहल गया। इंडोनेशिया के रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा पश्चिम जावा के बांडुंग शहर में हुआ। उन्होंने जानकारी दी कि एक पैसेंजर ट्रेन सिकलंका स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर थी। तभी उसी ट्रैक पर तुरंगा एक्सप्रेस आ गई और दोनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों ट्रेनों में कुल 478 यात्री सवार थे। ट्रेनों की टक्कर के बाद हादसे वाली जगह पर तुरंत राहत और बचाव की टीम पहुंच गई। रेस्क्यू टीम के सदस्य गैस कटर की मदद से ट्रेन के टूटे और पलट चुके डिब्बों को काटते दिखाई दिए। इंडोनेशिया के रेलवे विभाग ने हादसे वाले रेल रूट को बंद कर दिया। इधर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चांद के बाद एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गई। इसरो ने जानकारी दी कि भारत का सौर मिशन आदित्य L1 शाम को अपनी मंजिल यानी L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये जगह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का महज 1% है। इसरो ने 2 सितंबर को यह मिशन लॉन्च किया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया। इस तकनीक के जरिए स्पेस स्टेशन को न सिर्फ ऊर्जा मिलेगी बल्कि पीने के लिए पानी भी मिल सकेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा होने की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर और ज्यादा असर देखने को मिला। इसकी वजह से देश भर के अलग अलग राज्यों से दिल्ली आने वाली 22 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गईं, तो कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के बेलग्रद में घुसकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। बेलग्रद रूस का वो हिस्सा है जो यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब पड़ता है। यूक्रेन ने पहले भी वहां कई तेल डिपो और रूसी सेना के हथियारों के गोदामों पर रॉकेटों से हमले बोले हैं, लेकिन इस बार यूक्रेन की सेना के हमले का जो वीडियो सामने आया वो पुतिन की चिंता भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के कई सैनिक रूस की जमीन पर ही पहुंच गए। हथियारों से लैस सैनिकों की यह टुकड़ी रूस के बेलग्रद में एक जंगल के इलाके से बेहद सावधानी से आगे बढ़ती दिखाई दी। तभी उनमें एक सैनिक जमीन पर बैठा और वहां से गुजरने वाली एक संकरी सड़क पर लैंडमाइन लगाने लगा। इसके बाद यूक्रेन की सेना की वो टुकड़ी फिर आगे की तरफ बढ़ती दिखी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही यूक्रेन के एक जवान ने सामने की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी तरह एक दूसरे सैनिक ने भी सामने की तरफ निशाना लगाकर एक टारगेट पर जोरदार फायरिंग की। और यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना का यह ऑपरेशन पुतिन की जमीन पर कई घंटों तक चला। इस हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई ठिकानों पर भी हमले का दावा किया।
लेकिन उनके निशाने पर खास तौर पर जंगल से गुजरने वाली वो सड़क ही थी। इसीलिए वो एक एक कर वहां लैंडमाइन बिछाते हुए आगे बढ़ते रहे। रूस का शहर बेलग्राद यूक्रेन की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां से रूस की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक आसानी से यूक्रेन की सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां से बेलग्राद से करीब पड़ने वाले यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाना आसान होता है। इसी वजह से इस बार यूक्रेन के सैनिक बेलग्राद की सीमा के अंदर ही पहुंच गए, ताकि वहां से यूक्रेन की सीमा के करीब तक आने वाली सड़क पर बारूदी सुरंगें बिछाई जा सकें। ऐसा करके यूक्रेन को यह उम्मीद है कि जैसे ही उस सड़क से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजरेंगी, उनके परखचे उड़ जाएंगे। उधर ब्रेकिंग न्यूज है जयपुर से। जयपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी विधायकों से अपील की है कि 22 जनवरी को अयोध्या जाने की बजाय लोग घर में ही 5 दीपक जलाएं और 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करें। उन्होंने ये बात बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान कही। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उस दिन अयोध्या पहुंचने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 तारीख को हर घर में 5 दीपक जलाने हैं और उसके बाद चूंकि 22 तारीख को बाकी के लिए प्रवेश निषेध है, क्योंकि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही थी कि लोग पहुंचना चाह रहे हैं 22 तारीख को और देश के हर कोने से लोग 22 तारीख को ही पहुंचना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी विधायकों से अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या जाने की बजाय लोग घर में ही 5 दीपक जलाएं, ऐसा सब लोगों को बताया जाए और 22 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करें। 22 जनवरी को सब लोग वहां एक साथ न पहुंचे। उन्होंने ये बात बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान कही। जयपुर में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। उस दिन अयोध्या पहुंचने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये अपील की है। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। भवानी, तो अब प्रधानमंत्री को ये अपील करनी पड़ गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब ये देश भर से खबरें आ रही हैं और वहां पर उन्होंने विधायकों को ही कह दिया। देखिए किशोर, बिल्कुल बीजेपी विधायक दल की जो मीटिंग थी, पदाधिकारी थे, उन सबको ये कहा गया कि 22 तारीख को वो घर पर दिवाली मनाएं, 5 दीपक जलाएं। उस दिन वीआईपी विजिट होगी अयोध्या के अंदर और रामलला के दर्शन करने के लिए सभी सनातनी बाद में 22 के बाद में आ जाएं और फिर आराम से दर्शन करें। उस दिन वो घर पे मनाएं। जी शुक्रिया भवानी आपका। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की तारीख तय हो गई। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को मुकाबला होगा। ये मैच अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। 1 जून से शुरू हो रहे इस वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्टइंडीज कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी आईटी और कैपिटल गुड सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। हालांकि कमोडिटी, फार्मा और मेटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही, लेकिन इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 178 अंक बढ़कर 72,026 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 52 अंकों के उछाल के साथ 21,710 के स्तर पर पहुंच गया। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुए बवाल पर ईडी का बयान सामने आया। ईडी ने बताया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी के दौरान करीब 1000 लोगों ने उनकी टीम पर हमला बोला था। उस हमले में छापेमारी में शामिल 3 अधिकारी घायल हो गए। घायल ईडी अधिकारियों से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। ईडी की टीम पर उत्तर 24 परगना के संदेशखाली गांव में हमला हुआ। ग्रामीणों के हमले की वजह से छापेमारी की कार्रवाई रुक गई। बंगाल में राशन घोटाले के मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी का आरोप है कि बंगाल में पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन खुले बाजार में बेच दिया गया था। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित नो योर आर्मी फेस्टिवल में पहुंचे और वहां लगी हथियारों और टैंकों की प्रदर्शनी का जायजा लिया। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी में रखी हुई एक बंदूक को उठाया और सेना के अधिकारियों से उसके बारे में जाना। सीएम ने पहले उस बंदूक को हाथ में लेकर अच्छे तरीके से देखा। इसके बाद उसे अपने कंधे पर टिकाया और टारगेट पर निशाना साधने वाली पोजीशन ले ली और फिर मुस्कुराते हुए उस बंदूक को वापस सेना के एक जवान के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ गए और वहां उन्हें प्रदर्शनी देखने आए कुछ बच्चे मिले। सीएम ने कुछ देर वहीं खड़े होकर उन बच्चों से बातचीत की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद एक टैंक का भी जायजा लिया
और सेना के एक अधिकारी के साथ उस टैंक पर चढ़ गए और फिर उन अधिकारी ने सीएम को उस टैंक के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने उस टैंक पर खड़े होकर एक तस्वीर खिंचाई और फिर नीचे उतर गए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा यहीं खत्म नहीं हुआ। नो या आर्मी फेस्टिवल के दौरान उन्होंने वहां मौजूद सेना के तमाम हथियारों को देखा, उनके बारे में जाना। और इस दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बख्तरबंद गाड़ी के पास पहुंचे तो वो खुद को उसके अंदर चढ़ने से रोक नहीं पाए और वहां मौजूद दूसरे जवानों के साथ वो उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर चले गए और उसका जायजा लेने लगे। इसके बाद वो आगे बढ़े और प्रदर्शनी में रखे दूसरे हथियारों और सैन्य उपकरणों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और वो वहां रखे सेना के एक हेलीकॉप्टर का भी जायजा लेने पहुंचे और सेना के अधिकारी के साथ उसके अंदर बैठ गए। थोड़ी देर उसमें बैठने के बाद वो उस हेलीकॉप्टर से उतरकर आगे बढ़ गए और वहां मौजूद एक बेस कैंप में घुस गए और सेना के काम करने के तरीके को बारीकी से समझा। इसके बाद वो वहां मौजूद दूसरे जवानों से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। इधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस्तीफा देते हुए भावुक हो गई। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, इसी वजह से उन्हें दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में वो भावुक हो गई। अपने इस्तीफे के बाद वो आंसू पोंछती दिखाई दी। स्वाति मालीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली महिला आयोग का पूरा दफ्तर भावुक दिखाई दिया। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी आंसू पोंछते दिखाई दिए। इस दौरान स्वाति मालीवाल एक एक करके सभी को गले लगाती दिखी। दिल्ली महिला आयोग में काम करने वाले कर्मचारियों ने दफ्तर के गेट तक आकर उन्हें विदाई दी। आम आदमी पार्टी ने 2015 में स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छात्र ने स्कूल की इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की और इस घटना की खबर लगते ही पूरे इलाके में लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में वो छात्र इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगाता नजर आया। इसके बाद वो बेहोशी की हालत में कुछ देर तक जमीन पर पड़ा हुआ दिखा, जबकि वहां आसपास मौजूद लोग उसकी तरफ तेजी से भागते दिखाई दिए। इसके कुछ देर बाद वहां बाकी लोग भी पहुंच गए और उस छात्र को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक होमवर्क पूरा न होने की वजह से वो छात्र कुछ दिनों से काफी परेशान था। ये भी बताया गया कि वो 12 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। जब स्कूल की तरफ से उसके माता पिता को इस बात की जानकारी दी गई तो वो अगले ही दिन घबराकर स्कूल पहुंच गया और वहां स्कूल में आत्महत्या की उसने कोशिश की। एक अज्ञात भय के कारण वो तीसरे मंजिल से ऊपर से कूद गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस छात्र की जान बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर बड़ी खबर आई शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड से जुड़ी। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पुणे में केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र के शिरडी में पार्टी के एक कार्यक्रम में राम के खाने पर, मांसाहारी होने पर बयान दिया था और विवादास्पद बयान दिया था। उनके बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि भगवान राम पर दिए गए विवादास्पद बयान पर सियासी हंगामे के बाद जितेंद्र आव्हाड ने एक दिन पहले माफी भी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ हमले बंद नहीं किए। एक दिन पहले तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी के लिए थाने के बाहर ही धरना दे दिया था। यह हंगामा तब शुरू हुआ था जब जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बता दिया था और फिर बीजेपी उनके खिलाफ सड़कों पर आ गई। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब तक आव्हाड की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम और उनके समर्थकों ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई और राम पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से जितेंद्र आव्हाड पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इसी सियासी बखेड़े के बीच जितेंद्र आव्हाड सामने आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी। मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बीजेपी विधायक राम कदम ने इसी का हवाला देकर 22 जनवरी को राज्य में शराब और मांसाहार पर बैन लगाने की मांग की थी। जितेंद्र आव्हाड ने इसी बारे में बात करते हुए राम के भोजन पर विवादास्पद बयान दे दिया और देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया।